ईंधन सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। ईंधन सेल, ईंधन सेल, फ्यूल सेल कहते हैं ईंधन सेल। इसका नाम क्यों? पहले बात तो ये सेल एक प्रकार का है प्राथमिक सेल, ये एक प्रकार का प्राथमिक सेल होता है। प्राथमिक सेल कहते हैं, आपके दिमाग में आपके आगे कुछ बातें आ गई होंगी कि प्राथमिक सेल ऐसा सेल जिसको वापस अपन जैसे आपने जो सीखा है उसमें ये सीखा हुआ है कि प्राथमिक सेल वापस चार्ज नहीं होते हैं और ये आपके अनुत्कीर्ण होने वाला प्रोसेस अनुत्क्रमणीय होता है, ठीक है। इसमें केवल रासायनिक ऊर्जा ऊर्जा रूप में होता है। ये बातें सबने पढ़ी आपने, ठीक है, और ये बात ही है। लेकिन इसमें अलग विशेष बात क्या है, उन सभी सेलों में, प्राथमिक सेलों में क्या था कि ईंधन की लगातार आपूर्ति, जैसे लगातार वो क्या था, कुछ समय के लिए चल रहे थे, उपयोगी थे, ये लंबे समय तक उपयोगी है, अर्थात इनमें लगातार फ्यूल देते रहेंगे तो ये सेल रासायनिक ऊर्जा को ऊर्जा बदलता रहेगा, मतलब लंबे समय तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो इस सेल में अपन ईंधन के रूप में क्या काम ले सकते हैं, H2 काम ले सकते हैं, O2 काम ले सकते हैं, CO काम ले सकते हैं, प्रोपेन काम ले सकते हैं, एथेनॉल काम में ले सकते हैं इत्यादि। अपन ये काम ले सकते हैं, ईंधन ग्रुप में काम ले सकते हैं। ईंधन ग्रुप में काम लेने वाले पदार्थ, ये जो पदार्थ है इनको काम ले सकते हैं, इसलिए इन सेलों को बोला गया ईंधन सेल। अच्छा, इसमें एक आपके बेकोन नाम के साइंटिस्ट थे, बेकोन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक ऐसा ईंधन सेल बनाया जिसमें उन्होंने ईंधन ग्रुप में काम क्या लिया, एक तो H2 लिया और एक O2 लिया। ये दोनों काम में लिए बेकोन ने लिए, इसलिए इससे निर्मित जो सेल है उसको बोला गया बेकोन सेल। क्या बोला गया? बेकोन सेल कहा गया। अर्थात बेकोन सेल एक प्रकार का सेल है जो आपके रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा को ये आपके विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। इस सेल में ईंधन लगातार पूर्ति हो रही है, तो आपके पूर्ति हो रही है तो इसको लगातार ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी। इसमें क्या होता है, देखो सेल के बाद बेकोन सेल के बारे में बता रहा हूं मैं क्या है, ठीक है। इस सेल को अपोलो अंतरिक्ष यान में, अपोलो अंतरिक्ष यान में इसको प्रयोग किया गया, अंतरिक्ष यान में इसका उपयोग किया गया था, ठीक है। देखिएगा इसमें क्या होता है, एक आपका इसमें क्या होता है, कार्बन के सरंध्र इलेक्ट्रोड होते हैं, दो इलेक्ट्रोड होते हैं कार्बन के, एक ये और एक ये कार्बन के छिद्रयुक्त, छिद्र है इसमें, छिद्रयुक्त इलेक्ट्रोड है। कार्बन के सरंध्र के दो छिद्रयुक्त इलेक्ट्रोड होते हैं, कार्बन के सरंध्र इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है। इसमें Pt, प्लेटिनम वगैरह ये इसके अंदर संश्लेषित किया जाता है। इसमें थोड़ा अपन प्रवेश करा सकते हैं। यहाँ से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित हो रही है और यहाँ से O2 गैस प्रवाहित हो रही है, गैस प्रवाहित हो रही है, और इसको अपने जोड़ दिया पूरा, ठीक है, ठीक है। अब होता क्या है, इसके अंदर बीच में अपन विद्युत घटक ले लिए, विद्युत घटक मैंने आप पहले कहा था कोई भी सेल है उसमें एनोड के और विद्युत घटक दोनों होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें विद्युत घटक लेते हैं अपन KOH या NaOH भी ले सकते हैं, ठीक है। जो जिस ओर से कार्बन के सरंध्र इलेक्ट्रोड में जिस ओर से हाइड्रोजन गैस प्रवेश करती है वो काम करता है एनोड रूप में काम करता है, और जिस ओर से O2 गैस प्रवेश होती है वो काम करता है कैथोड रूप में प्रयुक्त होता है, ठीक है। समझ गए इस बात को, ठीक है। यहाँ पर धारा कैसे जाएगी तो देखते हैं। पहले देखो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस गई, तो ये अब देखो इसकी रिएक्शन पढ़ते हैं। एनोड पर क्या होता है, एनोड पर होने वाली रिएक्शन क्या होगी, एनोड पर क्या होता है देखिएगा, हाइड्रोजन गैस गई यहाँ से, ये हाइड्रोजन गैस गई है, ठीक है। यहाँ पर KOH है, NaOH जलीय विलयन है, तो या जो अभी गलित अवस्था में है तो या OH आयन बहुत सारे हैं, OH माइनस आयन बहुत सारे हैं, K प्लस आयन भी बहुत सारे, OH आयन बहुत सारे हैं, तो ये OH आयन क्रिया कर लेंगे, इनकी क्रिया से क्या होगा, तो ऐसे गैस में मैं ऐसा करूँ, यहाँ पर मैं 2 मोल ले लेता हूँ, तो ऐसे गैस में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2H2 हाइड्रोजन कितना हो गया 2, और ये 2 कितना हो गया आपके, ठीक है 2H2 हो गया ना। अब कितने यहाँ पर एक काम करें अपन, यहाँ पर यदि मैं अपने ले लेता हूँ 4H2 ले लेता हूँ, 4 कितना हो गया 4, और ये मैं लेता हूँ 4,
ठीक है, कितने हो गए 4 हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन तो 8 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं 4, ऑक्सीजन कितने हैं 4। इलेक्ट्रॉन ये आवेश कितना 1 पर -1 है तो 4 पर हो जाएगा -4। इलेक्ट्रॉन त्यागना हो गया, ये हो गया ऑक्सीकरण। क्या हो गया ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है ठीक है, ऑक्सीजन हो गया। अब बात करते हैं कैथोड पर। कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर क्या होगा देखिएगा। कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर इधर से O2 गैस गई है, O2 गैस गई है और वहां पर क्या H2 है, H2 काम आ जाएगा, काम आ जाएगा। जैसे गैस में 2H2 ले लो, काम आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4OH माइनस आयन बन जाएगा। ऑक्सीजन 2O2 4 है, 4OH माइनस बन जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन जो निकले थे वो ग्रहण कर लेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे और ये आपके ये बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना हो गया आपका अपचयन, अपचयन हो गया। ठीक है, अर्थात एनोड पर इलेक्ट्रॉन त्यागना ऑक्सीजन हो गया, कैथोड पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अपचयन हो गया। याद रखिए इस बात में कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैंसिल होने हैं, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो उस हिसाब से बैलेंस कर लीजिए इसको, ठीक ले लेना है। ठीक है, अब इनको जोड़ लें तो सेल अभिक्रिया क्या होगी, सेल अभिक्रिया क्या होगी। अर्थात क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर जाके इधर आगे। ठीक, इलेक्ट्रॉन स्वरूप आगे, फिर आप इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो गए और यहाँ पर सेल अभिक्रिया होगी। ठीक है, ये सेल अभिक्रिया क्या होगा 2H2 प्लस 4OH माइनस आयन प्लस O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन से प्रोडक्ट क्या बन जाएगा 4H2O 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4OH माइनस आयन, 4OH माइनस आयन। तो देखिए 4OH आयन से 4OH आयन कैंसिल हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। तो क्या हो गया 2H2 प्लस O2, अच्छा प्लस 2H2, इधर 2H2 है, इधर 4H2 है, तो इधर 2 नहीं लिखूं, उधर 2H2 लिखूं, तो इधर हो गया 2H2O। ठीक है, ये हो गया संपूर्ण सेल अभिक्रिया। प्राथमिक सेल है तो एक प्रकार एक तरफ जाएगी, अर्थात केवल इसमें क्या होगा रासायनिक ऊर्जा का केवल विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होगा। अर्थात ये सेल एक प्रकार के विद्युत रासायनिक सेल के रूप में काम कर रहा है। किस रूप में काम कर रहा है, क्योंकि प्राथमिक सेल के सीधी सी बात है कि विद्युत रासायनिक सेल के रूप में ही कार्य करेगा, सेल के रूप में ही कार्य करेगा। ठीक है, ये आप हो गया। और कहते हैं अतिशयोक्ति इस सेल के बारे में, कहते हैं कि जब अपोलो अंतरिक्ष यान में इस सेल का प्रयोग किया गया था तो यहाँ पर प्राप्त जल जो बना है, इस जल की वाष्प को इकट्ठा करके अंतरिक्ष यात्रियों अपनी प्यास बुझे, जो कि अतिशयोक्ति थोड़ा है, लेकिन फिर भी मानेंगे अपन की ये चीज है। ठीक है, अतिशयोक्ति है तो सही, लेकिन क्योंकि इतने बड़े प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं और जल का इस वाष्प की केमिकल रिएक्शन से जो जल वाष्प बन रही है, उस वाष्प करके जल अंतरिक्ष यात्री अपनी प्यास बुझेगी। फिर भी बहरहाल समझते हैं कि ये H2 + O2 से 2H2 बना। इस सेल की विशेषता क्या है, जल बना तो इस सेल में प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लंबे समय तक काम आ सकते हैं। दूसरी बात प्रदूषण रहित होते हैं, प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, और इनको जितनी फ्यूल की मात्रा मिलती जाएगी, इसमें लगातार ईंधन को अपन दे सके, इनमें ऐसी व्यवस्था होती है। जैसे अपन लगातार ईंधन देंगे तो लगातार काम होता रहेगा, जब जरूरत पड़ी और ईंधन दे दिया तो ये चलता रहेगा। तो एक प्रकार है तो प्राथमिक सेल, लेकिन प्राथमिक सेल में इसमें ये बात है कि लंबे समय तक काम आ जाएगा। उन सेलों में विशेषता होती है कि लंबे समय तक ये काम में नहीं आते, लेकिन ये सेल है वो लंबे समय तक काम आ जाएगा, क्योंकि इस सेल में ईंधन की लगातार आपूर्ति व्यवस्था होती है। ईंधन जैसे प्राप्त करते रहेंगे तो वो आपके सेल चलता रहेगा। इसका मतलब रासायनिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता रहेगा। ये हो गया आपका ईंधन सेल। ठीक, अब पढ़ते हैं अपन एक नया टॉपिक है जिसका नाम है संक्षारण। CORROSION तो बोलते हैं संक्षारण भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, संक्षारण भी कहते हैं। किसे कहते हैं संक्षारण भी समझते हैं। जब धातु पर अवांछनीय पदार्थ जुड़ जाए, जब धातु पर अवांछनीय पदार्थ जुड़ जाए, जुड़ने के फलस्वरूप उस धातु पर जैसे मान लो ऑक्सीजन से क्रिया हुई है, ऑक्सीजन जुड़ी है तो ऑक्साइड बन गया, CO2 जुड़ी है तो कार्बोनेट रूप में चेंज हो गया हो, ठीक है, या सल्फर रूप में जुड़ा सल्फाइड हो गया हो, या सल्फेट रूप में परिवर्तित हो गया हो। तो ये धातु के ऊपर ये पदार्थ की क्रिया के फलस्वरूप जो ऑक्साइड बनता है, कार्बोनेट बनता है, सल्फाइड बनता है, सल्फेट बनता है, इनकी जो परत धातु के ऊपर जम जाती है,
जिससे धातु अपने मूल गुणों को खोने लगती है, धातु अपने मूल गुणों को खोने लगती है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं संक्षारण। क्या बोलते हैं? संक्षारण। हमारे दैनिक जीवन में हम अनेक घटनाओं से रूबरू होते हैं, जैसे लोहे पर जंग का लगना। लोहे पर जंग का लगना, देखते हैं जंग लग जाती है, जंग का लगना। दूसरी बात है चांदी का मलिन पड़ जाना। चांदी है ना, चांदी का मलिन पड़ जाना, मलिन पड़ जाना, पड़ जाना। तीसरी बात है तांबे पर, किस पर? तांबे पर, तांबे पर हरी रंग की परत, हरी रंग की परत का चढ़ जाना, परत का चढ़ जाना, तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ जाना। ये सब इत्यादि अनेक घटनाएं होती है जिनका संबंध किससे है? संक्षारण। किससे? संक्षारण से है। संक्षारण समझ गए हम कि संक्षारण एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत धातु पर अवांछनीय पदार्थ जुड़ जाते हैं। जुड़ने की इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। अब कोई सा पदार्थ वो किस रूप में जुड़ सकता है? वो आपका ऑक्साइड रूप में जुड़ सकता है। ये धातु है, मान लो ये धातु है ना, इस धातु है, ठीक है। इस धातु पर मान लीजिए हम कह देंगे आपके, ये मान लेते हैं कि इस पर धातु है, इस धातु पर परत जम गई हो, इसकी कोई परत जम गई हो, दूसरी परत जम गई हो, ठीक है ना। ऑक्साइड की जम सकती है, कार्बोनेट की हो सकती है, ऑक्साइड की हो सकती है, कार्बोनेट की हो सकती है, सल्फेट की हो सकती है, SO2- सल्फाइड की हो सकती है, H2-। इनकी और कोई भी जुड़ गया तो उसके जुड़ने से उस धातु, वो धातु अपने मूल गुणों को खोने लगती है। इसे वो बोलते हैं संक्षारण। क्या बोलते हैं? संक्षारण बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे चांदी पर मलिन, आपके चांदी मलिन पड़ जाती है, ठीक है, तो उसको वो परत जम गई है, ठीक है। फिर अपन जाते हैं और फिर उसको सॉफ्ट पर उसको इसकी परत हटवा देते हैं तो वापस चमक आ जाती है उसके ऊपर, ठीक है। तांबे पर भी यही होता है, तांबे पर भी हरे रंग की परत जम जाती है, उसको वापस साफ करते हैं तो वापस हट जाती है। मतलब कुछ धातु ऊपर कोई ना कोई क्रिया हुई है, जल की क्रिया हुई है, या फिर O2 की क्रिया हुई है, CO2 क्रिया हुई है, सल्फर क्रिया हुई, किसी की कोई वो पदार्थ क्रिया होगी तो वो धातु अपने मूल गुणों को खोने लगती है ना। इसको परत का जम जाना, धातुओं पर परत का जम जाना संक्षारण कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं संक्षारण। जैसे अपन एग्जांपल समझते हैं कि ये संक्षारण भी एक आपके विद्युत रासायनिक सिद्धांत को फॉलो करता है के अनुसार अपन समझ सकते हैं। जैसे लोहे पर जंग का लगना एक विद्युत रासायनिक सिद्धांत है। कैसे है बात करते हैं, देखिएगा। लोहे पर जंग का लगना, लोहे पर जंग का लगना, लोहे पर जंग का लगना जो है का लगना एक विद्युत रासायनिक सिद्धांत है, विद्युत रासायनिक सिद्धांत है। स्पष्ट कीजिए, सवाल बनता है, ये बहुत बड़ा सवाल बनता है कि लोहे पर जंग लगना एक विद्युत रासायनिक आपके सिद्धांत है, इसको स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको मैंने बताया जब भी विद्युत रासायनिक सिद्धांत आ जाए तो ऐसी बात है कि एनोड कैथोड विद्युत अपघटन चाहिए, ठीक है ना। तो देखो इसमें जो शुद्ध लोहा होता है, शुद्ध जो लोहा होता है वो शुद्ध लोहा काम करता है। जैसे मान लो ये लोहा है, ये लोहे की सतह है, मान लो शुद्ध लोहा है, ये लोहे की सतह है। शुद्ध लोहा जो है ये काम करेगा, शुद्ध लोहा जो होगा वो काम करेगा एनोड का। किस काम करेगा? एनोड काम करेगा। ये जिसको परत जम गई है तो वो काम करेगा अशुद्ध लोहा जो है, अशुद्ध लोहा है, इसको परत जम चुकी है, जम गई है तो वो अशुद्ध लोहा काम करेगा किस रूप में? कैथोड रूप में काम करेगा। और वायुमंडलीय नमी जो है, नमी है और आपका O2 है, वो आपके CO2 है, ये काम करेगी, विद्युत अपघट्य कार्य करेगी, विद्युत अपघट्य का कार्य करेगी, इलेक्ट्रोलाइट कार्य करेगी, ठीक है। वो समझते हैं बात को कैसे होता है, क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, ये जो धातु की विशेषता होती है वो इलेक्ट्रॉन त्याग बनाती है। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो लोहा है वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा, त्यागने से क्या बनेगा Fe2+ और 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन त्यागना क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, ये ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। ये एनोड पर, किस पर? एनोड पर, ठीक है, एनोड के रूप में काम कर रहा है। तो एनोड रूप में तो लोहा पहले सब लगे नहीं, तो तार लगा हुआ है, तार नहीं लगा हुआ है,
लोहे पर ना वो तार कुछ नहीं, वेट कुछ नहीं जुड़ा, नहीं वोल्ट मीटर लगा हुआ है। ये समझते हैं बात को कि कैसे ये किस तरह जंग लगती है। तो ये जो लोहा है, इस लोहा ये क्या होगा, पहले ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज मतलब आपके ऑक्सीजन होगा तो इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। धातु विशेषता होती है इलेक्ट्रॉन त्याग का, धनायन बना लेती है, तो ये धनायन बना लेगी Fe2+ रूप में, फेरस आयन रूप में धनायन बना लेगी। ठीक है, अब देखो, अब इस लोहे के ऊपर आपके नमी वगैरह संपर्क में आ रही है। मैं स्पष्ट कर दूं, देखो इधर वायुमंडल में कौन क्या है, जल है, नमी है और CO2 गैस है। ये दोनों क्रिया करेंगे और क्रिया करने का फलस्वरूप बनाते हैं H2CO3, से बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। क्या बोलते हैं, कार्बोनिक अम्ल कहते हैं इसको, ये बना लेती है। ठीक है, अब ये H2CO कार्बोनिक अम्ल है, टूटेगा तो क्या बनाएगा, 2H+ आयन बनाएगा और क्या बनाएगा, CO3 आयन, कार्बोनेट बनाएगा, HN बनाएगा। ओके, अब इस लोहे के ऊपर ये जो बारिश की बूंदे हैं वो आपके आ रही है। ठीक है, गिरेगी, तो गिरने पर ये जो H आयन है, देख ध्यान सुनना, अब कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर क्या होगा, ये जो आपका इस कैथोड रूप में कौन है, शुद्ध लोहा। मतलब क्या, इसके ऊपर जो नमी क्रिया करी वो नमी है। नमी मतलब यहाँ पर आपके जो H+ आयन है, जो आपके नमी यहाँ संपर्क में, मान लो नमी जल की बूंद संपर्क में आई, इस जल में क्या घुली हुई है, O2 घुली हुई है। ओके, O2 मान लो मैं कह दूं यहाँ 2 H आयन है और आपके हाफ O2, जल O2 में घुली हुई है और ये इलेक्ट्रॉन निकले वो काम आ जाएंगे। तो ऐसे गैस में ये बता रहा हूं मैं, जो जल की बूंद गिरी है, जल की बूंद गिरी है, जल में क्या है, H+ आयन है। कैसा है, तो जल में आपके वायुमंडल की जो नमी है उसमें CO2 जल दोनों हैं, वो अम्ल बना लिया और अम्ल ने क्या दिया, H आयन दिया। तो जो बूंद गिरी है उसमें H आयन तो है ही है, वो H आयन यहाँ काम आ गए और जल में घुली O2 भी है, O2 मात्रा कम घुली होती है, हाफ O2, इलेक्ट्रॉन जो निकले मैंने काम ले लिए। तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अपचयन हो गया, इससे क्या बनेगा आपका H2O, क्या बन जाएगा, 2 H आयन है, एक O है, H2 हो गया और कुछ नहीं बचेगा, इलेक्ट्रॉन जुड़ना क्या हो गया, अपचयन हो गया, अपचयन हो गया। ओके, संपूर्ण शेल क्या हो जाएगी, देखो Fe+2H+ आयन प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से उत्पाद क्या बनेगा, Fe2+ आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस H2O, ये कैंसिल हो गया। तो आपके फाइनल इक्वेशन क्या बच गई, आपके Fe+2H+ आयन प्लस हाफ O2 से उत्पाद क्या बन गया, प्रोडक्ट क्या बन गया, Fe2+ आयन प्लस आपका H2 बन गया। ओके, अब जो ये फेरस आयन है और ये जल है, बन गया आपके फेरस आयन और जल बन गया। अब ये जो फेरस आयन है और जो जल है, ठीक है, वो अब आपके वायुमंडलीय O2, यहाँ पर तो कौन सी थी, जल में घुली O2 थी, हाफ O2 ली, वायुमंडलीय O2 ली है, वायुमंडलीय O2 से क्रिया करेंगे तो आप क्या बन जाएगा, ये फेरस आयन है वो फेरिक में बदल जाएगा, तो Fe2O3 ये बन गया, फेरिक ऑक्साइड बन गया और साथ में H आयन मुक्त हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर आपके हाइड्रोजन आपके Fe कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे 2 करेंगे, 2 करते हैं तो हाइड्रोजन 4 हो गया, ये 4 हो जाएगा। तो ऐसे गैस में यहाँ प्लस का 4 करना पड़ेगा, प्लस 4 करेंगे तो यहाँ पर अपने को 2s2 करना पड़ता है। फिर यहाँ O2 है, 2 और 4 है, ये काम करते हैं, यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, फिर 3 हो गए, 4 तो यहाँ 4 लेना पड़ेगा तो 4 हो जाएगा, तो 8 हो गया, तो 8 H आयन हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर अपने चेंज करना पड़ेगा, हाइड्रोजन कितने हैं, 8 है, तो यहाँ 4s2 करना पड़ेगा और ये ऑक्सीजन 4 और 2 6n6, ये आपका बैलेंस इक्वेशन हो गई। ठीक है, कुल मिला के आपके H आयन, अब देखो ये अभिक्रिया वापस उत्क्रमित होती है, ये जो H आयन है ना वापस कैथोड रिएक्शन में देखो क्या है, कैथोड रिएक्शन में क्या हुआ था, यही तो हुआ था। देखो आपके H आयन हाफ O2 से क्रिया कर रहा है और ये जल बन रहा है, वापस इनकी क्रिया से क्या बन रहा है, दोनों क्रिया से क्या बन रहा है, फेरस आयन और जल बन रहा है, फेरस और जल बन रहा है। वापस इन्होंने क्या किया, O2 से क्रिया करी, वायुमंडल O2 से, और ये बन गया ये। अब क्या है, Fe2O3 जो है वो जल के अणुओं से जुड़ेगा और क्या बना लेगा, Fe2O3 डॉट XH2O, ये बन गया, जंग बन गया। ये पपड़ी हटेगी, जंग की पपड़ी वो हटेगी तो नीचे शुद्ध लोहा, वापस वो ऑक्साइड होगा, जल की बूंद आई, H आयन है उसमें, O2 घुली हुई है, जल बना, इन दोनों क्रिया से ये बन गया, वापस O2 से क्रिया करेगा, ये जल बन गई H आयन, तो वापस H आयन वहां से भी H आयन, जल की बूंद में H आयन है और यहाँ से भी H आयन वापस आ जाएगा। मतलब ये प्रक्रिया चलती रहेगी, इस प्रकार लोहे का धीरे धीरे से होता रहेगा। अब सवाल उठता है कि इस लोहे को संक्षारित होने से कैसे बचाया जाए,
क्योंकि बहुत सारे आपके पाइपलाइन होते हैं जल के, उसको ओपन कैसे बचाएं आपको, क्योंकि ऐसा होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। इससे बचने के लिए, बचाव के लिए हम क्या करते हैं, उस लोहे पर 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका है उसको ऊपर अपन पेंट कर दें, उससे क्या होगा कि पेंट होने से वो लोहा आपके इसकी क्रियाशीलता कम हो जाएगी, ठीक है। सेकंड चीज है उसके ऊपर ऑयल का या ग्रीस लगा देना या ऑयल लगा देना, ऑयल या ग्रीस लगाने से उसके ऊपर जो जल की बूंद है वो ऊपर आपके ठहरेगी नहीं, वो नीचे गिर जाएगी, इसलिए तो नमी संपर्क नहीं आ पाएगी, वायु संपर्क सीधे नंबर संपर्क नहीं आएगी, ठीक है। नंबर तीसरी बात है जिसे हम बोलते हैं आपके सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, जिसे हिंदी में बोलते हैं आपके बलिदानी रक्षण। ये क्या होता है, जैसे हिंदी मूवी में आपने देखा होगा कि है ना, लास्ट में जब आपके हीरो आपके विलेन को एक गुस्सा मारता, लास्ट गुस्सा मारता है, वो गिर जाता है, उसके आसपास में बंदूक रहती है, इसको लगता है वो मर गया, लेकिन वो बंदूक हाथ में लेकर जैसे मारने लगता है, हीरो पर निशान लगाता है, वो दोस्त बीच में आ जाता है या कोई उसका और कोई रिश्तेदार बीच में आ जाता है, और रिश्तेदार या दोस्त खुद की जान देकर दूसरे की रक्षा करता है, मतलब खुद का बलिदान कर दिया और दूसरे की रक्षा कर रहा है, इसको बोलते हैं बलिदानी रक्षण। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ, देखो जैसे मान लो ये लोहा है, अब यदि मैं उसको ऊपर आपके अधिक लोहे से अधिक सक्रिय धातु, जैसे आपके एपी मतलब फ्रीज आपने पढ़ी, वो विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ी है, उसमें आपने फ्रीज से पहले क्या आ रहा है, लिथियम है, पोटेशियम है, लड़की के बाप से काका ने मांगा, क्या मांगी, अलमारी, उसमें मनी, फिर क्या मांगी, कार में होना चाहिए फ्रीज, तो फ्रीज के पहले जितने धातु है कोई ले लो, ठीक है, जमीन है, कार है, तो जिंक धातु है, यदि मैं जिंक धातु लेता हूं अधिक क्रियाशील है जो लोहे की तुलना में, यदि उसका मैं लेपन करता हूं तो जिंक अधिक क्रियाशील होने की वजह से खुद आपके ऑक्सीकृत होकर अंदर वाले धातु के लिए एक रक्षा कवच का कार्य करती है, इसको बोलते हैं बलिदानी रक्षण, या आपके को बोलते हैं आपके लोहे का गैल्वेनिक कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया पूरा टॉपिक, संक्षारण समझ गए होंगे आप सभी, ठीक है। चैप्टर पूरा हो गया, ये चैप्टर पूरा है। कोई समस्या है आपको तो आप अपनी समस्या को कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बताएं, ठीक है, कि जिससे आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा दिया जाएगा, ठीक है। ओके, धन्यवाद।